हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक पेपर सॉल्व करेंगे बच्चे, जो लैब अटेंडेंट और रिसर्च असिस्टेंट का है। ठीक है, जो PSSB ने पेपर लिया था, इसी को हम सॉल्व करेंगे। और इसके साथ जो जो क्वेश्चन वहाँ पर जीके के आए हुए हैं और थोड़े बहुत जो करंट अफेयर आए हुए हैं, उन दोनों को देखेंगे और जो जो फैक्ट उसके साथ ऐड होते होंगे उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा गया है कि कौन सी गैस लीक हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी को लेकर। ठीक है, अगर आपको याद होगा बेटा, मैंने अभी कुछ टाइम पहले, जब से मैं करंट अफेयर करा रही हूं आपको वीडियो पे, तो मैंने दिसंबर का करंट अफेयर जब आपको कराया था, तो दिसंबर के करंट अफेयर में भी आपको बताया था कि एक्चुअली में अब पूरा इसको समझेंगे, पर इसके साथ साथ हम थोड़ा सा करंट भी जोड़ेंगे ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है। ठीक है, देखो सुनो बेटा, आपको पता होगा कि 2 दिसंबर को हम एक डे मनाते हैं जिसका नाम आता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। क्या नाम आता है बेटा इसका? तो आप याद रखेंगे, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हम मनाते हैं। और ये हम कब मनाते हैं बच्चे? 2 दिसंबर को ही मनाते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अब आप यहाँ पे इसी के साथ किसे जोड़ेंगे, यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कहता है कि एक गैस लीक हुई थी। कहां पर? भोपाल में। और भोपाल की जब भी हम बात करते हैं, भोपाल कहां पर आ जाएगा? मध्य प्रदेश में आ जाएगा। अब समझो बच्चे, क्या था यहां पर? एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। क्या नाम था इसका? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी। और इस फैक्ट्री के अंदर, अब इसके ऊपर ना एक वेब सीरीज भी बनी हुई है। अगर आप उस वेब सीरीज को देखेंगे तो आपको समझ में आता है कि जो यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री थी, उसके अंदर गैस एक समय से लीक नहीं हो रही थी, बहुत लंबे समय से लीक होती जा रही थी। और वो इतने पैमाने पे लीक हो जाती है कि जिसके कारण वो रातों रात 2 और 3 दिसंबर की रात थी, और 2 और 3 दिसंबर को ये 1984 की ये बात है। और तब क्या हो जाता है? पूरी की पूरी गैस लीक हो जाती है। और लगभग कितनी टन गैस लीक वहां पर होती है? तो लगभग माना जाता है 40 से 45 टन। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ये क्या हो जाती है? गैस यहाँ पे लीक हो जाती है। और उस गैस का नाम था मिथेल आइसोसाइनाइड। क्या नाम था उस गैस का? तो आप याद रखेंगे, मिथेल आइसोसाइनाइड। ठीक है, जो कि एक बहुत ही पॉइजनस गैस, आप ऐसा कह सकते हैं। ये हमारे इतिहास का पहला ऐसा डिजास्टर, आप ऐसा कह सकते हैं, पहला केमिकल इंडस्ट्रियल डिजास्टर था। जो किसने झेला था? तो आप याद रखेंगे, जो मध्य प्रदेश ने झेला था। ठीक है, और माना जाता है बच्चे कि उसकी कमी आज तक, इसकी छाप आज तक हमें देखने को मिलती है। कहां पर? मध्य प्रदेश के लोगों के अंदर, स्पेसिफिकली कहां पे? भोपाल के लोगों के लिए। ठीक है, आप मूवी देखेंगे, एक वेब सीरीज, आई थिंक उस वेब सीरीज का नाम है द रेलवे मैन। उस रेलवे मैन वाली वेब सीरीज में पूरा का पूरा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार लोगों को खबर मिल चुकी थी, तो लोगों ने कंपनी के आगे मैनेजर्स को बताने की कोशिश करी, पर उन्होंने बिल्कुल भी इस केस को सीरियसली नहीं लिया। और फिर ये गैस इस प्रकार से लीक होती है कि लगभग आधा पौना गांव इसको यहाँ पर झेलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो कौन सी गैस लीक हुई थी? तो आपका आंसर क्या था यहाँ पे? मिथेल आइसोसाइनाइड याद रखना है आपने। और कौन सी फैक्ट्री थी? तो फैक्ट्री का नाम था आपके पास यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, इसका यहाँ पर नाम था। ठीक है, और नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हम कब मनाते हैं बच्चे? तो 2 दिसंबर को इसको मनाया जाता है। ठीक है, अभी 2024 की ही बात है, चेन्नई में भी एक गैस लीक हुई थी जिसका नाम था एमोनिया। ठीक है, तो एमोनिया गैस लीक हुई थी। और ये गैस लीक जो है बच्चे, ये कब हुई थी? तो ये 2024 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? ये चेन्नई में हुई थी। ठीक है, तो ऐसे डिजास्टर, ऐसे केमिकल डिजास्टर इंडिया को देखने को मिलते रहते हैं, पर ये भोपाल वाला बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर्स था, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके पास पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा था आपसे? देखो बेटा, जब भी हम लार्जेस्ट बोलते हैं तो एक हम देखते हैं किस बेसिस पे? एक हम देखते हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो पॉपुलेशन के बेसिस पे तो सबसे टॉप करने वाली स्टेट कौन सी आती है? उत्तर प्रदेश आ जाती है। और जब आप बात करते हैं किस पे? अगर आप बात करते हैं स्टेट पे कि जहाँ पे कम है जनसंख्या, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाता है? सिक्किम आ जाता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा था कि एरिया वाइज, तो यहाँ पर किसकी बात की गई थी? एरिया की बात की गई थी। तो जब भी हम एरिया की बात करते हैं बेटा, सबसे टॉप करने वाला राज्य एरिया में कौन सा आता है बच्चे? तो कौन सा आता है आपके पास? राजस्थान आता है। ठीक है, तो आप गौर करेंगे, सबसे ज्यादा एरिया अगर देखा जाए पूरे के पूरे इंडिया में, तो किसका आता है बच्चे? तो आप गौर करेंगे किसका आता है? राजस्थान। इट इज अप्रॉक्स 342239 स्क्वायर किलोमीटर। आप ये इसका यहाँ पर एरिया याद कर सकते हैं। ठीक है,
है। तो 342239 जो है वो किसका एरिया आ जाता है, ये आ जाता है आपके पास राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बाद सेकंड नंबर पे आता है कौन सा वाला स्टेट आपके पास, मध्य प्रदेश। याद रखेंगे आप, मध्य प्रदेश के बाद आपके पास आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे यूपी, और उसके बाद आ जाता है गुजरात। तो एरिया वाइज अगर कभी टॉप 5 बताने होंगे तो कौन से टॉप 5 रहेंगे? पहला रहेगा आपके पास राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आ जाएगा आपके पास गुजरात। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना था। इसका आंसर क्या था आपके पास? डी, और इसका आंसर आना था आपके पास राजस्थान। क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज, तो आप सबको पता होना चाहिए कि सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा वाला जाता है बच्चे? तो स्मॉलेस्ट स्टेट आ जाता है आपके पास गोवा। और गोवा की जब हम बात करते हैं तो एरिया में सबसे छोटा राज्य हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर ऐसी मैं आपसे पूछूं कि कौन सी यूटी है जो एरिया में बिल्कुल ही कम है, जो एरिया में कम है, तो इसका आंसर होगा बच्चे लक्षद्वीप। क्या आंसर होगा इसका आपके पास? लक्षद्वीप। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे इंडिया में यूटी का नाम बताइए जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है, तो अगर एरिया में अगर यूटी देखी जाएगी तो आंसर क्या रहेगा आपके पास? दिल्ली। ये आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना था कि एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा आता है बच्चे हमारे पास? ये आता है आपके पास राजस्थान। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना था। ठीक है, चलिए, और अगर पॉपुलेशन में पूछा होता तो पॉपुलेशन में हमें क्या टिक करना था? उत्तर प्रदेश। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे आपके पास which was दी फर्स्ट इंडियन मूवी नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स। ठीक है, अब एक चीज़ समझते हैं पहले। ठीक है, देखो, जब भी हम ऑस्कर्स की बात करते हैं, ठीक है बेटा, ऑस्कर्स को एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? इन्हें एकेडमी अवार्ड्स भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, जब हम ऑस्कर्स की बात करते हैं तो 97th ऑस्कर्स अब होने हैं, और ये कब होने हैं बच्चे? तो अभी 2025 में ही इन्हें कंक्लूड यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, जब मैं आपको करंट अफेयर करा रही थी तब मैंने आपको बार बार क्लियर करा था कि इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया से एक मूवी है, अगर आपको पता होगा, लापता लेडीज, एक मैंने आपको बताई थी सनफ्लावर, एक बनाई थी अनुजा। ये सारी मूवीज किसके लिए नॉमिनेटेड हैं? तो वो इस बार किसके लिए नॉमिनेटेड है? 97th ऑस्कर जो होने वाला है उसके लिए नॉमिनेटेड है, और पूरे चांसेस हैं कि ये कब हो जाएगा? मार्च में। और कहाँ पे ये सेरेमनी मनाई जाती है? तो लॉस एंजलिस। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो ऑस्कर्स का एक और नाम क्या आ जाता है आपके पास? एकेडमी। और इस साल जो 2025 में होगा वो कौन सा वाला होगा? 97th ऑस्कर होगा। गौर करना है आपने। और कहाँ पर होगा ये? कहाँ पर होगा? तो लॉस एंजलिस में होगा। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि इंडिया से पहली मूवी कौन सी थी, तो इसका आंसर बनता है बच्चे आपके पास मदर इंडिया। ठीक है, जब आप मदर इंडिया की बात करते हैं तो मदर इंडिया 1957 में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म के लिए नॉमिनेट की गई थी। तो पहला आंसर क्या बनेगा आपके पास? 1957 कौन सी मूवी आ जाएगी आपके पास? मदर इंडिया। ठीक है, उसके अलावा फिर एक बार 1988 में सलाम बॉम्बे भी नॉमिनेट हुई है, तो कोई भारी बात नहीं है यहाँ पे। सलाम बॉम्बे भी क्या हुई थी यहाँ पे? नॉमिनेट। और उसके बाद 2001 में कौन सी हुई है बच्चे? लगान। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, मिस्टर इंडिया नहीं है, बस ये 3 आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। तो पहली कौन सी मूवी थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी? तो क्या आंसर आना था बच्चे आपके पास? इसका आंसर आपके पास निकल कर आना था कौन सा वाला? मदर इंडिया वाला। ठीक है, तो आई होप आपको पहले यहाँ तक थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। ठीक है, अगला आता है। ठीक है, और इस बार कौन से वाले होने वाले हैं बेटा? तो आप गौर करेंगे इस बार कौन से वाले होने वाले हैं। तो इस बार जो हैं वो होंगे कौन से वाले? 97th आपने याद रखना है। और अभी अभी लॉस एंजलिस में आग वगैरह भी लगी थी, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आता है बच्चा आपके पास किसने पहला ICC वर्ल्ड कप जीता था। अगर ईयर मेंशन होगा तो अलग अलग कहानी आ जाएगी, पर ईयर मेंशन नहीं है। तो गौर करते हैं 1975 में। ठीक है, 1975 में ऑस्ट्रेलिया, गौर करना है आपने यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस किसके साथ यहाँ पर मैच हुआ था? तो आप ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज हुआ था। ये आपके पास निकल कर आ जाता है, और इसमें जीतने वाली पहली टीम कौन सी आती है? वेस्ट इंडीज। तो इसका आंसर आपके पास क्या आना था बच्चे? इसका आंसर आपके पास आना था वेस्ट इंडीज। ठीक है, उसके अलावा एक मैच कब होता है? 1970
1979 में, कब होता है बच्चे यहाँ पर 1979 में, जिसमें इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज देखा जाता है। याद रखना है आपने, क्योंकि उस समय बहुत ही खतरनाक टीम हुआ करती थी। कौन सी वाली? ये वेस्ट इंडीज वाली। और गौर करेंगे इसमें भी कौन जीता था? वेस्ट इंडीज यहाँ पर जीत चुका था। ठीक है, अब आप ही के पंजाब के पेपर में क्वेश्चन था कि 1983 वाला जो वर्ल्ड कप था वो कौन जीता था। तो ये किसके किसके बीच में था? इंडिया, आप याद रखेंगे, वर्सेस किसके साथ था? वेस्ट इंडीज के साथ ही, और इसमें हम जीते थे। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना था। ठीक है, तो 1983 वाला किसने जीता था? इंडिया ने जीता था, याद रखेंगे। और अभी जो 2023 में हुआ था, ठीक है, उसमें कौन कौन सी दो टीम थी? इंडिया थी, और इंडिया के साथ कौन सी वाली टीम थी? ऑस्ट्रेलिया थी। तो यहाँ पर जीतने वाली टीम का नाम क्या था? ऑस्ट्रेलिया। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं, तो इसके चेयरपर्सन का नाम है जय शाह। ये आप सबको पता होगा, जो कि पहले बीसीसीआई के भी चेयरपर्सन थे। ये बॉडी कब बनी है? तो आप गौर करेंगे 1909 में ये बॉडी बनी थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्लियर रख लेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया ने वर्ल्ड कप कब यहाँ पर जीता था। ठीक है, तो हमने कब जीता था बेटा? 1983 में। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, किसने स्टार्ट करा था अंग्रेजी न्यूज़पेपर? और न्यूज़पेपर का नाम क्या था? वंदे मातरम। ठीक है, अब एक एक ऑप्शन पे चलते हैं, और ऑप्शन के साथ जो जो फैक्ट जुड़ते होंगे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, जब आप बंकिम चंद्र चैटर्जी की बात करते हैं, आप ही के पंजाब का जो 22 दिसंबर का जो पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन था कि बंकिम चंद्र चैटर्जी किस लिटरेचर से एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर था आपके पास बंगाली। क्या आंसर था इसका? तो बंगाली लिटरेचर के साथ ये पर्सन एसोसिएटेड है। ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। जब हम बंकिम चंद्र चैटर्जी की बात करते हैं, तो इन्होंने इंडिया का नेशनल सॉन्ग, इन्होंने तो गाना लिखा था, वो गाना बाद में क्या बनता है हमारे पास? इंडिया का नेशनल सॉन्ग बनता है, जिसका नाम क्या है? वंदे मातरम। और वंदे मातरम कौन सी भाषा में गाया जाता है? तो आप गौर करेंगे कौन सी भाषा में गाया जाता है? संस्कृत में। ठीक है, आप ही के पंजाब का 2023 का क्वेश्चन है ये वाला, कि 23 में क्वेश्चन था आपके पास। हाँ, क्वेश्चन था कि सन्यासी रिवोल्ट, ध्यान देंगे आप यहाँ पे। ठीक है, सन्यासी रिवोल्ट हुआ था बंगाल में, और इस सन्यासी रिवोल्ट से इंस्पायर्ड होकर एक नोवेल लिखी थी इन्होंने, और उस नोवेल का नाम क्या था? आनंद मठ। क्या नाम था बच्चे इसका? आनंद मठ। ये भी आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और ये जो सॉन्ग है वंदे मातरम, ठीक है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर, ये जो सॉन्ग है वंदे मातरम, ये पहली बार 1897 में कैलकटा सेशन हुआ था। कौन सा सेशन हुआ था? कैलकटा सेशन हुआ था, वहां पर पहली बार गाया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आ गया आपके पास किसके साथ का डेटा? बंकिम चंद्र चैटर्जी का। ठीक है, अगला, अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? औरोबिंदो घोष की। औरोबिंदो घोष की जब भी हम बात करेंगे बेटा, ठीक है, देखो, जब हम लाल बाल पाल को पढ़ते हैं, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर एक्सट्रीमिस्ट को पढ़ते हैं, जो कि गर्म दल या गर्म विचारधारा के लोग थे, उसी में एक नाम किसका आ जाता है बच्चे? तो एक नाम वहां पर घोष का भी आता है। ठीक है, औरोबिंदो घोष की जब हम बात करते हैं, तो इन्होंने एक पौंडीचेरी में एक अपना आश्रम बनाया था। बाद में इन्होंने भारत की पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली थी, और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन था कहां पर? 1905 का जो कौन सा मूवमेंट चला था? स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट जो चला था, वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था किसने? सर औरोबिंदो घोष ने। ठीक है, उसके अलावा अगला नाम क्या लिखा है आपके पास यहाँ पे? अगला नाम आता है आपके पास केशव चंद्र सेन। जब हम इनकी बात करते हैं बेटा, केशव चंद्र सेन की जब हम बात करते हैं, तो इन्होंने ब्रह्मो समाज, ठीक है, ध्यान देंगे, ये ब्रह्मो समाज के फाउंडर नहीं है। ब्रह्मो समाज के फाउंडर तो राजा राम मोहन रॉय हैं। ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करने वाले या ब्रह्मो समाज के एक मेंबर कौन थे? तो आप गौर करेंगे, एक थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास न्यूज़पेपर को लेकर, और इसका आंसर था आपके पास क्या बच्चे? विपिन चंद्र पाल। ठीक है, और विपिन चंद्र पाल की जब भी आप बात करेंगे, तो ये कौन है? लाल, फिर बाल, और फिर कौन आते हैं? पाल, जो कि गर्म दल के लोग थे, जो कि कांग्रेस के अंदर जो नरम दल था या जो मॉडरेट था, उनके काम करने के एटीट्यूड को क्या करते थे? यहाँ पर अपोज करते थे, आप ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, तो उनके काम करने के जो उनके काम करने का एटीट्यूड था, उसको ये अपोज यहाँ पर करते थे। ठीक है, क्लियर हो गया?
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है, कहता है एसआई यूनिट क्या है टेम्परेचर की, तो आप गौर करेंगे इसका आंसर क्या था, केल्विन। बस ये इतना याद रख लो, बाकी आप इसके साथ के ऑप्शन देख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, अब देखो बेटा आप ही के सिलेबस में वहां पर मेंशन होता है कि क्या पूछा जाएगा, वहां पर पूछा जाता है, आपके पास लिखा होता है मिसाइल्स वगैरह, सॉरी आपके उसमें लिखा होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपके सिलेबस में। तो जब भी साइंस और टेक्नोलॉजी आपके पास लिखा जाता है, ठीक है, तो आपने गौर करना है कि किस प्रकार का क्वेश्चन मेरे पेपर में बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कहता है किस कंट्री ने रिसेंटली, अब ध्यान देना क्या नाम लिखा है, कहता है न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियर कैपेबल है वो, और कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल, गौर करेंगे यहाँ पर क्या नाम है इसका, जिसके ऐसी मिसाइल जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है, याद रखना है आपने। और अगर हम बात करते हैं इसका एक और नाम क्या है, K4 है, इसको किस सबमरीन से क्या किया गया है, लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, वैसे तो सबमरीन का नाम है इंडियन नेवल शिप, कौन सी वाली आती है, अरीघाट, ये इसका आंसर बन जाता है आपके पास, इंडियन नेवल शिप अरीघाट आ जाती है। और इसे लॉन्च करने वाली कंट्री का नाम क्या है, इंडिया, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना था। और ये कब का करंट अफेयर है, अगर ये पेपर फरवरी में हो रहा है तो ये करंट अफेयर कब का है, नवंबर का करंट अफेयर है। इट मीन्स हमें क्या करके जाना है, हमें पिछले 6 महीने का करंट अफेयर बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, तो ये आप यहाँ पर गौर करेंगे, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो आप याद रखेंगे विशाखापट्टनम। और जब भी हम विशाखापट्टनम की बात करते हैं, विशाखापट्टनम कहाँ पर आता है बच्चे, तो ये कहाँ पर आता है, आंध्र प्रदेश में, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए, और आंध्र प्रदेश जब भी आ जाए तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन निकाल लो कि लैंग्वेज के बेसिस पे पहला राज्य कौन सा बना था हमारे पास, आंध्र प्रदेश, और कब बना था बच्चे, 1953 में, ठीक है। और अभी अगर हम रिसेंटली की बात करते हैं तो 2 जून, ठीक है, 2014 को, ठीक है, एक स्टेट इससे निकाला गया है जिसका नाम आता है तेलंगाना। क्या नाम आता है उसका, तेलंगाना, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक और हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला आता है, अगले के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए अगला क्या कहता है, अगला कहता है प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम। जब भी आप प्लानिंग की बात करते हैं बेटा, ठीक है, देखो प्लानिंग का मतलब सरकार के लिए भी है, हमारे लिए भी है। अगर मैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी अगर विदाउट प्लानिंग करेंगे तो हम बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो सकते, तो इस सेंस में इसको यहाँ पर बोला गया है। और क्या बात हुई है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है ऑप्शंस में आपके पास, बजट, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 112 देखें तो वो किसके साथ डील करता है, बजट के साथ। पर हैरानी की बात है वहां पर कहीं पे भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, वहां पे क्या वर्ड लिखा गया है, वहां पे लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां पे वर्ड लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि वहां पर कौन सा वर्ड नहीं है बच्चे, तो वहां पर बजट नाम का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला कहता है आपके पास फंडामेंटल प्रियम्बल्स, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, ठीक है। उसके बाद है फंडामेंटल राइट। जब भी मैं और आप फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 3 है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 आता है। और इसी फंडामेंटल राइट को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और एट प्रेजेंट कितने फंडामेंटल राइट्स हैं यहां पर, तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा अगला देखते हैं, अगला कहता है बच्चे आपके पास यहां पर डीपीएसपी की बात करता है, ठीक है। तो जब भी प्लानिंग आएगी तो क्या टिक करना है, हमारा आंसर क्या होएगा यहां पे, डीपीएसपी। जब भी हम डीपीएसपी की बात करते हैं गौर करेंगे, ठीक है, पार्ट नंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा, ये 4th आ गया। और आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक किससे डील करता है, डीपीएसपी से डील करता है, ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और जब भी हम डीपीएसपी की बात करते हैं, डीपीएसपी को B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था, तो इसे B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था, नोबल फीचर, क्या कहा था इसे, नोबल फीचर ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और जब भी हम डीपीएसपी पढ़ते हैं, अभी गौर करो, अभी अगर हाँ मैं आपको बता देती हूँ, जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो इसको 3 आइडियोलॉजीज के साथ पढ़ा जाता है। एक आता है गांधीयन आइडियोलॉजी, एक आती है आपके पास कौन सी वाली, एक आती है सोशियोलॉजिस्ट कह सकते हैं, या फिर सॉरी सोशियोलॉजिस्ट नहीं, सोशलिस्ट इसे आप कह सकते हैं, और तीसरी आती है आपके पास कौन सी वाली, लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये आ जाती है कौन सी वाली, तीसरी वाली, ठीक है। और इसी लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर आ जाता है आपके पास आर्टिकल नंबर 44, और आर्टिकल 44 किसके बारे में बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अभी रिसेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाली स्टेट कौन सी बनी है, उत्तराखंड बनी है। ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर है, आप कितना स्मार्ट वर्क करेंगे और कितना आप जोड़ पाएंगे, ये आपके लिए ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला कहता है किस 5 ईयर प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की गई थी, ठीक है। अब गौर करो, थर्ड वाला जो 5 ईयर प्लान है, इसका टाइम पीरियड 1965 से 1966 है, ठीक है। इसी टाइम पीरियड में इसके बारे में बात की गई थी। और जब भी हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर अगर हम बात करें तो किसे कहा जाता है, तो वर्ल्ड में इसका फादर कहा जाता है किसे, नॉर्मन बोरलॉग को। किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग, याद रखेंगे आप। और जब हम इंडिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो नाम आता है MS स्वामीनाथन। क्या नाम आता है बच्चे, MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो आपको गौर करना है ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या था। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब था अनाज के बारे में, या अनाज की बढ़ोतरी करना, इसके साथ आप इसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि MS स्वामीनाथन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, इसीलिए इनको 2024 में भारत सरकार के द्वारा क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। पर आपने गौर करना है, इन्हें यह भारत रत्न मरणोपरांत मिल रहा है, मतलब इनकी डेथ के बाद इन्हें क्या दिया जा रहा है, भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। और जब भी हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं राइस और व्हीट, मतलब फसलों की हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। और फसलों में भी कौन सी वाली, तो HYV सीड्स लेकर आए थे हम व्हीट की। और उसके अलावा सेकंड आप याद रखेंगे यहां पर राइस, ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे आपके पास यहाँ पे, किस इंटरनेशनल एसोसिएशन ने वर्ल्ड सोलर बैंक खोला है। अगर आपने आज का जो मैंने अभी कल परसों करंट अफेयर बनाया था, अगर आपने वहाँ गौर करा होगा तो मैंने आपको 2 न्यूज़ कराई है वहाँ पे सोलर एनर्जी से रिलेटेड। मतलब धीरे धीरे करके हम सोलर एनर्जी की तरफ, सोलर एनर्जी नहीं ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ताकि हमारा जो प्रेशर है, हमारे कारण जो अर्थ पे प्रेशर है, उसे क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो नाम में वर्ल्ड सोलर बैंक कौन लेकर आया होगा बच्चे, ये कौन लेकर आया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये आप याद रखेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक्चुअली में 30 नवंबर 2015 को साइन किया गया था। किस 2 कंट्रीज के बीच में, तो फ्रांस और इंडिया के बीच में इसे यहाँ पर लाया गया था। मतलब इन 2 कंट्रीज ने इस जॉइंट प्रोग्राम को चलाया था, ठीक है। और इसका एम क्या था कि जितना भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आने वाली कंट्रीज हैं, उनसे क्या करना था, क्योंकि वो सन को ज़्यादा रिसीव कर रही है ना, तो उनको यहाँ पर क्या करना था, मतलब उनको जो है प्रमोट करना था ग्रीन नहीं सोलर एनर्जी के लिए, ठीक है। और इन्हीं का एक बैंक बनाया गया है जिसका नाम है वर्ल्ड सोलर बैंक, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, जिसका मेन एम रहेगा फंडिंग प्रोवाइड करना। और फंडिंग किसको प्रोवाइड करना बच्चे, तो फंडिंग प्रोवाइड करना किसको, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके साथ सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा था आपके पास, G20। अब गौर करो, G20 से मैंने आपको नमोनिक बताया हुआ है कि गुरुजी सीता, अब मैंने कराया था आपको कि इसकी अगर कंट्रीज याद करनी होगी तो नमोनिक है गुरुजी सीता, अब FCI SSC में सिलेक्ट हो गई है, कई बार आपको बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ से इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा आता है आपके पास कौन सा, अगला आता है G7 कम आता है न्यूज़ों में, पर आप इसके बारे में बात कर सकते हैं कि जब भी हम G7 की बात करेंगे तो इसे याद करने का नमोनिक था जूस विद GF, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, जूस विद GF आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे कौन सा आ जाएगा आपके पास, जापान, USA, इटली, कनाडा, UK, जर्मनी और फ्रांस। इसका आंसर आपके
आपके पास आ जाता है। ठीक है, फिर मैंने एशियान भी आपको बताया था, आप लिख लेंगे इन कंट्रीज का नाम, आप खुद सर्च करेंगे थोड़ा सा, और इसका आंसर था टीवी क्लिप ऑफ MBBS। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि किस प्रकार से इनकी कंट्रीज को याद किया जा सकता है। ठीक है, तो ये नमोनिक मैंने आपको बताए हैं, कंट्रीज आप लिख लेंगे इसकी खुद, ताकि आपको इसके क्वेश्चन मतलब इसके साथ चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर का नाम बताइए। सीधा क्वेश्चन पूछा था कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर का नाम बताइए गांधी जी के आने से पहले। ठीक है, तो गांधी जी के आने से पहले सबसे पहले जब कांग्रेस बनती है तो कांग्रेस के अंदर नरम दल रहता है, फिर कौन सा आता है, गरम दल आता है, तो गरम दल के बाद ही तो गांधी आते हैं ना। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि दादा भाई नौरोजी कभी भी क्या नहीं थे, गरम दल के व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु रहे हैं, और सुभाष चंद्र बोस तो बेटा बहुत बाद में हमारी पॉलिटिक्स में आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था आपके पास, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को ही बच्चे मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। ठीक है, गौर करना, चंडीगढ़ फायरमैन का पेपर हुआ था, वहां क्वेश्चन था ये, इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, और कहने वाले कौन थे, तो महात्मा गांधी ने ही इन्हें क्या कहा था, इन्हें कहा था कि आपके पास यहां पर, तो आप याद रखेंगे मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन्हीं को वैलेंटाइन चिरोल ने, वैलेंटाइन चिरोल एक ऑथर है, वैलेंटाइन चिरोल ने इन्हें क्या कहा था, तो इन्हें कहा था फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया। क्या कहा था बच्चे इन्हें, तो इन्हें कहा था फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया। ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, अब आप ही के पंजाब के पेपर में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन ये था कि इनकी जो है एक बुक आती है बहुत फेमस, उस बुक का नाम है बच्चे आर्कटिक होम इन दी वेदास। क्या किताब आती है, आर्कटिक होम इन दी वेदास। ये इनकी एक और किताब आ जाती है जिसमें इन्होंने आर्यंस के बारे में बताया है। उसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता रहस्य, श्रीमद् भगवद गीता रहस्य आप याद रखेंगे, ये भी किसकी किताब आ जाती है, तो आप याद रखेंगे ये भी दोनों बुक्स आ जाती हैं किसकी, हमारे बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इन्होंने दो न्यूज़पेपर्स चलाई थी, उसमें से एक का नाम था केसरी और एक का नाम था मराठा। ठीक है, तो मराठा भी पढ़ते हैं, मराठा भी पढ़ लो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, केसरी किस भाषा में आती थी, मराठी में। ये 22 तारीख को जो आपका पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन था PSSB का। और मराठा किस भाषा में आती थी, तो आप गौर करेंगे मराठा आती थी इंग्लिश में। ठीक है, तो ये फैक्ट आप इनके साथ जोड़ सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ था, याद रखना है आपने। और 1 अगस्त 1920 को, जब कौन सा मूवमेंट चल रहा होता है इंडिया में, जब मूवमेंट चल रहा होता है कौन सा वाला मूवमेंट चल रहा था आपके पास, नॉन कॉपरेशन, तब किसकी डेथ हुई थी, तो डेथ हुई थी किसकी, बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 1916 में इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट भी चलाया था। ठीक है, कौन सा मूवमेंट चलाया था, होम रूल लीग मूवमेंट भी चलाया था एनी बेसेंट के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है लास्ट क्वेश्चन आपके पास कि इंडिया का, अब इंडिया नहीं पूछा था आपसे, साउथ इंडिया पूछा था। साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक का नाम क्या था, तो गौर करते हैं बच्चे, जब आप साउथ इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाती हैं आपके पास वेस्टर्न घाट्स, उसके अलावा थोड़े से टूटे फूटे से आ जाते हैं कौन से आपके पास, ईस्टर्न घाट। तो जब हम बात करते हैं किसकी, वेस्टर्न घाट के अंदर ही एक हिल्स आती हैं, हिल्स का नाम है अनामलाई, और इन अनामलाई हिल्स के अंदर आती एक पीक, और पीक का नाम क्या आता है आपके पास, आता है इसका नाम अनाईमुड़ी। क्या नाम आता है इसका, अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी की अगर आप हाइट की बात करते हैं तो इसकी हाइट है 2965 मीटर। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना था। ठीक है, नीलगिरी क्या है, तो नीलगिरी एक्चुअली में माउंटेन रेंज है। ठीक है, माउंटेन रेंज है ये, और ये कहाँ पर आती है माउंटेन रेंज, जहाँ पे ईस्टर्न घाट, जहाँ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या आता है आपके पास, नीलगिरी। और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक का नाम क्या आता है आपके पास, डोडा बेटा, याद रखेंगे आप। और उसके अलावा महेंद्रगिरी भी साउथ की ही एक इंपॉर्टेंट पीक है जिसकी हाइट है 1501 मीटर, ये इसकी हाइट निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। जो भी आपको डाउट रहेगा वो आप पूछ लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।